हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जैसा कि आपको पता है, जो फिटर थियरी का हमारा फुल कोर्स था वो शुरू हो चुका है। 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। पहले लेक्चर हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। उसके बाद वाले लेक्चर हम लोगों ने परिचय, व्यवसाय, सुरक्षा एवं साधन से संबंधित चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे आग का प्रकार कितने प्रकार की होती है, अग्निशामक यंत्रों के प्रकार बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, तो आप जाके उन लेक्चर्स को देखिए। पिछले लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर हम लोगों ने कृत्रिम श्वसन की जो विधियां हैं, यानी कि सिल्वेस्टर विधि, सेफर्स विधि, लेबार्ड विधि, इससे जो है प्रश्न बनते हैं कि रोगी को कैसे लेटाया जाता है, पेट के बल, पीठ के बल जो प्रश्न बनते हैं वो सभी चीज़ें डिस्कस की थी। वर्कशॉप में साइन कैसे कैसे प्रयोग होते हैं वो सभी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिएगा। आपको निश्चित ही, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या CTI एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आज हमारा चौथा लेक्चर और हमारा है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में जैसे मैंने सिलेबस में बताया था कि मापन, यानी कि मापन क्या है, मापन की विधियां क्या हैं, मापन की पद्धतियां क्या है, यानी कि मेजरमेंट मेथड एंड मेजरमेंट सिस्टम दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। दूसरी बात, जहाँ से क्या बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यानी कि CGS सिस्टम हो गया, MKS सिस्टम हो गया, FPS सिस्टम हो गया, SI सिस्टम हो गया, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और जो मिसलेनियस प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं, मिसलेनियस प्रश्न कैसे बनते हैं? जैसे आपसे पूछेगा एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो जितने भी चीज़ें पूछी गई हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, पॉइंट वाइज में सभी चीज़ों को आपको नोट कराऊंगा। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न बनते हैं यूनिट से, सिंपल छोटे छोटे प्रश्न। लेकिन हमको जानकारी नहीं होती तो क्या होता है, हम एग्जाम में उसको नहीं कर पाते हैं। तो पॉइंट वाइज सभी चीज़ें मैं एक साथ आपको लिखा दूंगा, तो जो भी प्रश्न आपका बनता है इस चैप्टर से वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लास्ट में इंफॉर्मेशन ये है कि टेलीग्राम ग्रुप हमारा एक फिटर के लिए स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिसका नाम है फिटर टेक। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है सप्ताह में 3 दिन। इस ग्रुप में सप्ताह में 3 दिन क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन करके क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं निःशुल्क, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे जो PDF मटेरियल हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ में हमारा एक और टेलीग्राम का ग्रुप है करियर अपडेट बाय इंजीनियर के नाम से, यानी कि जो हमारे चैनल का नाम है वही हमारे दूसरे ग्रुप का नाम है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे नॉन टेक्निकल क्विज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जैसे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे नॉन टेक्निकल चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन टेक्निकल क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसका नाम है मापन की विधियाँ एवं पद्धतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं मापन हमारा क्या है। ठीक है, देखिए, मापन किसी भौतिक राशि का परिमाण क्या करना, संख्याओं में व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? किसी भौतिक राशि का जो परिमाण है संख्याओं में व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? मापन। जैसे भौतिक राशि हमारी क्या हो गई, मीटर। ठीक है, अब मीटर क्या है, हमारी राशि है, लेकिन हम क्या कर दें, इसको संख्याओं में व्यक्त कर दें, 3 मीटर। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा मापन हो गया। मापन क्या है? मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। अब जैसे 1 मीटर, तो हमको कहाँ से पता, वो पूर्व निर्धारित है। अब जैसे आप लोगों ने पता होगा 1 मीटर की डिफिनीशन क्या होती है, जो प्रकाश तरंग दैर्घ्य है, तो वो सब एग्जाम में पूछता नहीं, इसलिए मैं उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मीटर आया कहाँ से, किलोग्राम आया कहाँ से, तो वो एग्जाम में आपसे पूछता नहीं है। ठीक है, तो मापन क्या है, मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। और किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मापन की विधियाँ। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट मेथड। तो मेजरमेंट मेथड से भी प्रश्न आपके क्या होते हैं, मेजरमेंट मेथड से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मापन की विधियाँ। और इस समय जब वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो बाहर हमारे घर के बारिश शुरू हो गई है,
तो बारिश का मौसम चल रहा है, तो मापन की विधियाँ, ठीक है। अब देखिए मापन की विधियाँ में क्या होती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। पहला क्या है, पहला है डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट यानी कि इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। और डायरेक्ट मेजरमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट को ही हम लोग प्राइमरी मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें डायरेक्ट हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की साइज का क्या करते हैं, मापन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, व्यास है, हमने इसका व्यास किससे लिया, वर्नियर कैलिपर के सहायता से लिया। तो हम वर्नियर कैलिपर ने क्या किया, हमको डायरेक्ट प्रत्यक्ष मापन करके बता दिया, यानी कि हमने इसमें लगाया और वर्नियर कैलिपर ने अपनी रीडिंग बता दिया। तो इस तरह के मापन को क्या कहते हैं, इस तरह के मापन को प्रत्यक्ष मापन कहते हैं। जैसे इसकी लंबाई मापनी है तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे स्टील रूल लगाया और इसका क्या कर लिया, इसका मापन डायरेक्ट कर लिया, यानी कि डायरेक्ट रीडिंग हमको मिल जा रही है। किसी भी कन्वर्जन की हमको क्या पड़ रही है, आवश्यकता नहीं पड़ रही है। कन्वर्जन कैसे होता है अभी हम लोग दूसरा मेजरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मेजरमेंट हमारा ये होता है। तो एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि निम्न में से कौन सा डायरेक्ट मेजरमेंट है। तो आप सबसे पहले लिखिए, स्टील रूल हो गया हमारा, उसके बाद हो गया हमारा वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे आप एक बात याद रखिए, मैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर लिख रहा हूँ, खाली कैलिपर नहीं है, वर्नियर कैलिपर है, तो आपको ये बात याद रखनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद क्या है, स्क्रू गेज, यानी कि जो हमारा क्या करें, डायरेक्ट रीडिंग को बताएं, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है, यानी कि जो बेवल प्रोटेक्टर होता है कोण मापने के काम में आता है, ठीक है। तो इतने जो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब दूसरा जो हमारा मेजरमेंट का मेथड है वो है हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरा जो हमारा मेजरमेंट का मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधि, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेजरमेंट भी कहते हैं। सेकेंडरी मेजरमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप क्या लीजिए, कैलिपर, ठीक है, कैलिपर। अब देखिए जब कैलिपर से हम लोग क्या लेते हैं, किसी भी बिंदु के स्थान के बीच की मान लीजिए दूरी हमने ले लिया, ठीक है। अब इस दूरी को क्या हमें कैलिपर पढ़ के बता देगा कि भैया मान लीजिए हमने कैलिपर का पॉइंट, कैलिपर हमारा कुछ ऐसा होता है, आप लोग पता है कैलिपर हमारा कुछ ऐसा है, हमने कैलिपर का पॉइंट यहाँ पे लगाया, यानी कि इन दो पॉइंटों के बीच में, तो क्या कैलिपर हमें बता देगा कि भैया ये दूरी कितनी है? नहीं, कैलिपर हमें बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें कोई रीडिंग लेने के लिए उसमें क्या होता है, कोई ऐसा प्रबंध नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कैलिपर से इस दूरी को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। कहाँ पे स्थानांतरित करते हैं, स्टील रूल पे, ठीक है। हमने क्या किया, कैलिपर से इस दूरी को स्टील रूल पे स्थानांतरित किया, तब जाके इसने मेजरमेंट बताया कि हाँ भैया जो कैलिपर में हमने डिस्टेंस लिया था वो इतना था, 5 mm 10 mm जो भी कैलिपर ने क्या हुआ लिया होगा। तो इसीलिए यानी कि क्या होता है, अप्रत्यक्ष मापन। ये कैसा मापन कर रहा है, ये अप्रत्यक्ष मापन कर रहा है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अप्रत्यक्ष मापन में यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हमको डायरेक्ट मापन की जो वैल्यू है वो पता नहीं चलती है, हमको क्या करना पड़ता है, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेजरमेंट भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल एक हमारा और हो गया, क्या हो गया, वेट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, अब इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन हमको लगता है कि डायरेक्ट मेजरमेंट है, लेकिन वो डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है। जब हम उस पर वेट रखते हैं, कोई वेट रखते हैं, तो क्या करता है, सबसे पहले जो मशीन है वो उस वेट को
सिग्नल में बदलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है और सिग्नल वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, रीडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके हमको रीडिंग मिलती है। तो वो भी क्या है, वो भी एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग उस पर वेट रखते हैं तो सिग्नल में परिवर्तित होता है, ठीक है, उसके बाद वो फिर क्या होता है, रीडिंग में आता है, तो वो भी क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। तो ये था हमारा दूसरा टाइप मापन की विधि में, दूसरा मेजरमेंट मेथड। तीसरा जो है हमारा, वो है हमारा कंपैरेटिव मेजरमेंट। तीसरा जो मेथड है वो है कंपैरेटिव मेजरमेंट, यानी कि तुलनात्मक मापन, ठीक है। तो फिटर थ्योरी का मैं आपको पहले ही बताऊं कि इसमें पूरा जो कोर्स है ये 45+ घंटे का है, ठीक है। तो जो भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए अभी क्या है कि इस समय सिचुएशन ऐसी चल रही है, कोरोना की सिचुएशन चल रही है कि 2-3 महीने कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, ठीक है। तो जब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपके पास क्या है, एक अच्छे से तैयारी करने का मौका है। कोई शॉर्टकट मत लगाइए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए 2-3 महीना लग के, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप क्या करें, जो भी यानी कि इस सिचुएशन से निकलने के बाद जो भी पहला एग्ज़ाम हो उसमें क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो रुकिए मत, कोरोना के चक्कर में बैठ मत जाइए, क्योंकि बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि बैठे हुए हैं, उनसे किसी देश दुनिया से मतलब नहीं क्या हो रहा है, बस बैठे हुए कोरोना है तो अब तो कुछ होगा नहीं। तो देखिए सभी चीज़ें हैं, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होना ही है, धीरे धीरे कछुए की चाल से ही सही, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तीसरा जो मेथड है वो क्या है, तुलनात्मक विधि, यानी कि कंपैरेटिव मेथड। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं तुलना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग तुलना करते हैं। जैसे आप लोगों ने गेज का नाम सुना होगा, गेज में पढ़ाऊंगा भी। जैसे एक होती है हमारी क्या, स्लिप गेज, ठीक है, स्लिप गेज, जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, ऊंचाई या मोटाई मापने के लिए करते हैं। तो स्लिप गेज का एक सेट आता है, आप लोग बताओ कि स्लिप गेज का क्या आता है, एक सेट आता है जिसमें 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm, इस तरह की मोटाई की क्या होती हैं, गेजें होती हैं। तो जब हमको किसी का मापन करना होता है, किसी वस्तु का मापन करना होता है, तो ये हमें मापन की वैल्यू नहीं बताते हैं, ये हमें तुलना दिखाते हैं। मान लीजिए हमारी कोई प्लेट है, अब हमको क्या करनी है, इसकी मोटाई मापनी है, तो हम क्या कर देंगे, गेज एक यहाँ पे रख देंगे इसी बराबरी में। तो अगर ये जो प्लेट है इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये जो हमारी गेज है ये 10 mm की है, तो इसका मतलब हम ये भी समझ जाएंगे कि जो प्लेट की मोटाई है वो कितनी है, प्लेट की मोटाई भी 10 mm है। लेकिन अगर थोड़ा सा ये कम ज़्यादा है, प्लेट की मोटाई कम है थोड़ी सी या थोड़ी सी अधिक है, तो ये गेज हमें ये नहीं बताएगा कि ये मोटाई कितनी अधिक है प्लेट की या कितनी कम है। ये क्या करेगी, बस तुलना करके बताएगी कि अगर भैया बराबर है तो 10 mm है, और बराबर नहीं है तो कम या ज़्यादा हो सकता है। कितना कम या ज़्यादा हो सकता है ये गेज हमें नहीं बताएगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और तुलनात्मक मापन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, मास प्रोडक्शन में किया जाता है। मास प्रोडक्शन में क्या है कि बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमको 10 mm की प्लेटें बनानी है, बहुत सारी प्लेटें बनानी है, किसी मशीन में लगनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाई वर्नियर लगाओगे, स्क्रू गेज लगाओगे तो टाइम जाएगा ना। तो हम कुछ नहीं आता, प्लेट ऐसे बन के आ रही है, यहाँ 10 mm का गेज रखा, चेक किया, सर्टिफिकेट लगा के हाँ यार बराबर है, इसको आगे कर दिया। तो जब जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन करना होता है, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करना होता है, वहाँ पे हम लोग तुलनात्मक मापन का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे एक्यूरेसी उतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन जहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट को प्रिसीजन उसमें बनाना रहता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो अगर पिस्टन क्या हो गया, छोटा हो गया, तो क्या वो कंप्रेस कर पाएगा किसी भी गैस या लिक्विड को, और बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर में जाम हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो वहाँ पे जो मेजरमेंट होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट, और बहुत ही शुद्धता के साथ मेजरमेंट किया जाता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मापन की पद्धतियाँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। और लास्ट में हम लोग जो एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जहाँ से मैंने आपको बताया कि एक बैरल में कितने लीटर, एक गैलन में कितने लीटर, पॉइंट वाइज ये सभी चीज़ें देखेंगे, तो आप लोग बने रहिए, ठीक है।
अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धतियाँ आपको नॉर्मली सभी चीज़ें पता ही होती हैं। पहला क्या होता है, CGS सिस्टम। फिर भी एक बार ये चीज़ें एक बार रिकॉल कर लीजिए आप, और नोट्स में ही अभी कहूँगा कि जिन लोगों ने नोट्स बनाना नहीं शुरू किया वो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। एक प्रॉपर एक फाइल ले लीजिए जो स्पाइरल वाली आती है, और उसमें क्या करिए, पूरा नोट्स जो है बना डालिए, ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार उस नोट्स को पलटें और क्या हो जाए, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और नोट्स में क्या हो, नोट्स आपको बनाने से क्या है कि अगर आपको कहीं से कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिली तो जो चैप्टर है आप उसमें क्या कर सकते हैं, नोट करके या फिर गोले में करके वो इम्पॉर्टेंट चीज़ भी लिख सकते हैं। अब आप वीडियो से देखेंगे, आपने कहीं रफ में लिखा, फिर आपको कोई चीज़ मिली कहीं से, तो आप कहाँ लिखेंगे। तो नोट्स एक बड़ा प्रॉपर बनाइए। चाहे मैं ये नहीं करूँ कि आप मेरे ही लेक्चर का नोट्स बनाइए, कहीं से भी आप लेक्चर अटेंड करें, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले वही नोट्स आपको काम देते हैं। क्योंकि वीडियो देखने का उतना आपके पास टाइम नहीं होता कि आप 10 घंटे 20 घंटे वीडियो वॉच करें। उस नोट्स को क्या करते हैं, आप जल्दी जल्दी पलट के देख सकते हैं। CGS सिस्टम में क्या होता है, देखिए लंबाई का जो CGS सिस्टम का एक नाम और होता है, इसको भी देख लीजिए, फ्रेंच सिस्टम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। यानी कि लंबाई इसमें किस में मापी जाती है, सेंटीमीटर में, और ये क्या बोलते हैं, द्रव्यमान किस में मापा जाता है, ग्राम में, और समय सेकेंड में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं FPS सिस्टम। दूसरा है हमारा, इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए, FPS सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो FPS मतलब यानी कि लंबाई मतलब किस में मापी जाती है, फुट में। फुट में 1 फुट बराबर कितने इंच होता है, 12 इंच। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे 1 इंच में कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर, सब चीज़ें मैं पॉइंट वाइज आपको नोट कराऊंगा। पाउंड यानी कि द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, द्रव्यमान को इसमें मापा जाता है पाउंड में। और 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 1 पाउंड बराबर होता है 0.453 ग्राम। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि 1 पाउंड बराबर कितना होता है, तो 1 पाउंड बराबर 0.453 ग्राम, यानी कि आप लगभग आधा किलो इसको मान सकते हैं, क्योंकि 500 ग्राम का आधा किलो होता है, तो आधा किलो लगभग मान सकते हैं कि 1 पाउंड जो है 0.453 ग्राम के बराबर होता है। और समय किस में मापा जाता है, समय इसमें भी सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, तो ये तो 2 सिस्टम। तीसरे सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सिस्टम है हमारा MKS सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम है MKS सिस्टम, और MKS सिस्टम को आगे ही क्या करके मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया, SI सिस्टम बना दिया गया। यानी कि उसमें कुछ चीज़ें, कुछ राशियाँ और जोड़ के और कुछ उप राशियाँ जोड़ के क्या बना दिया गया, SI सिस्टम बना दिया गया। ठीक है, MKS सिस्टम मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, MKS सिस्टम को हम लोग मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। मीट्रिक सिस्टम। अब देखिए इसमें लंबाई को किस में मापते हैं, इसमें लंबाई को हम मापते हैं मीटर में। ठीक है, लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, जबकि द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। और समय इसमें भी किस में मापा जाता है, समय इसमें भी मापा जाता है सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि सभी जगह क्या थी, अब जैसे ब्रिटिश पद्धति यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपनी पद्धति यूज कर रहे हैं, फ्रेंच लोग अपनी पद्धति यूज कर रहे हैं, कुछ लोग MKS सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो जब हमको क्या करना होता था, व्यापार करना होता था, तो वहाँ पे क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो 1960 में क्या हुई, माप एवं तौल समिति, हमारी ये क्या है, एक समिति है जो क्या करती है, इनका निर्धारण करती है। यानी कि जो हमारे मापन होते हैं, जो मापक, यानी कि 1 किलोग्राम क्या होगा, 1 किलोग्राम, तो वो क्या कौन निर्धारित करता है,
माप एवं तौल समिति, उन्होंने क्या किया, एक यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल सिस्टम बनाया, मेजरमेंट सिस्टम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एसआई सिस्टम क्या होता है। और उसमें इन्होंने क्या दी, उसमें इन्होंने 7 राशियां दी। ठीक है, क्या दी इन्होंने, 7 राशियां। तो अगला आप लिखिए एसआई सिस्टम। उन्नीस 1960 में माप एवं तौल समिति, ठीक है, ने एक यूनिवर्सल मेजरमेंट सिस्टम बनाया। ठीक है, बस आपको इतना इससे पता है एसआई सिस्टम से। अब जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें पूछती हैं वो क्या है कि कितनी राशियाँ हैं और उनके मात्रक। तो एक तरफ आप राशि लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या, मात्रक। तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, केजी। समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका मात्रक क्या होता है, कैंडिला। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा हमारा किस में मापते हैं, मोल में। ठीक है, बचा क्या, 3 3 1 2 3 6 राशियाँ हमारी हो गई। कौन सी राशि बची, राशि हमारी बची टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तापमान को हम लोग किस में मापते हैं, केल्विन में। ठीक है, तो इसमें ये क्या बताएंगे, 7 राशियां और उसके मात्रक क्या किए गए, बताए गए। साथ ही साथ क्या बताएंगे, 2 सहायक राशियां भी एसआई सिस्टम में बताई गई। तो सहायक राशियां कौन कौन सी हैं, सहायक राशियां हैं हमारी रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, तो आइए उनको देख लेते हैं। सहायक राशियां, ठीक है, तो राशि और यहाँ पे छोड़िए, आप ऐसे लिखिए। तो पहला क्या है हमारा, रेडियन, और दूसरा क्या है, स्टेरेडियन। ठीक है, अब रेडियन का प्रयोग 2D कोड यानी कि 2 डायमेंशनल एंगल का क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम लोग करते हैं, जबकि स्टेरेडियन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, 3D कोड यानी कि 3 डायमेंशनल कोड का मापन करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये थी हमारी इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण, वो है हमारा उपसर्ग। ठीक है, हमारा कहाँ से प्रश्न बनता है, उपसर्ग से भी हमारा एक प्रश्न बनता है। तो आइए हम लोग उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग क्या है अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, बड़ी राशियों के लिए उपसर्ग। हेडिंग डालिए आप सबसे पहले, बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए उपसर्ग। बड़ी बड़ी राशियों को, अभी मैं लिखूंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या होता है, व्यक्त करने के लिए उपसर्ग, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। ठीक है, तो यहां पे डालिए आप उपसर्ग
प्रीफिक्स और यहाँ पे आप लिखिए अर्थ, यानी कि इनका क्या अर्थ है। 2 कॉलम ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला प्रीफिक्स हमारा क्या है, डे का। डे का आप लोगों ने नाम सुना होगा ना कि 1 डे का बराबर कितने मीटर, तो 1 डे का बराबर 10, 1 डे का मीटर बराबर 10 मीटर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 1। इसके बाद क्या होता है हमारा हेक्टो। अब आपने सुना होगा ना कि इतने हेक्टोमीटर, इतने हेक्टोलीटर, ठीक है। तो हेक्टो बराबर क्या होता है, 10 की पावर 2। यानी अगर आपसे कहा जाए 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने मीटर, ऐसे प्रश्न पूछता है 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने मीटर, तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। उसके बाद क्या है किलो। किलो बराबर क्या होता है 10 की घाते 3। अब याद आया कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और 1000 को हम लोग क्या करते लिखते हैं 10 की पावर 3, ठीक है। इसी तरह से जो अगला प्रीफिक्स है वो है हमारा मेगा, ठीक है। मेगा को हम लोग क्या कहते हैं 10 की पावर 6। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट मतलब 1 × 10 की पावर 6 वाट। समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या हो गया गीगा। जैसे मेमोरी में हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी को हम लोग व्यक्त करते हैं किसमें, गीगा में। तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं 10 की पावर 9। फिर इसके बाद क्या आता है टेरा। टेरा की पावर क्या होता है 10 की पावर 12। यानी कि इससे बहुत बड़ी हमको यूनिट को व्यक्त करना है, ठीक है। 9 टेरा किलोमीटर, ठीक है, 9 टेरा मीटर। तो इसका मतलब 9 के आगे क्या है 12 जीरो है। तो बड़ी यूनिट को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा क्या है पेटा, ठीक है। पेटा बराबर क्या होता है 10 की पावर 15। इसके बाद हमारा क्या होता है एक्सा। एक्सा को हम लोग क्या लिखते हैं 10 की पावर 18। और 2 हमारे और बचे, 2 हमारे कौन है जेटा, जेटा और येटा, ठीक है। ये यूनिटें क्या हुई, ये बाद में आई हैं। इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 21 और इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 24। तो अगर बहुत ही बड़ी क्या करनी है हमको राशि को व्यक्त करनी है तो हम लोग क्या करते हैं इन प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह बहुत ही छोटी चीज़ों को हमको व्यक्त करना है तो उसके लिए भी हम लोग छोटी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माइक्रोन हो गया, नैनो हो गया, पीको हो गया, फेम्टो हो गया, तो इनकी वैल्यू यहाँ से पूछ ली जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे छोटी राशियों को व्यक्त करने के लिए क्या प्रीफिक्स। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो यहाँ पे आप बस एक चेंज कर लीजिए कि छोटी राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रीफिक्स, इसमें लिखिए डेसी। सबसे पहले क्या आता है डेसी बराबर क्या हो गया 10 की पावर -1। सेंटी बराबर क्या हो गया 10 की पावर -2। इसके बाद क्या हो गया मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर बराबर कितना हो गया 10 की पावर -3। इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है माइक्रो क्या होता है 10 की पावर 6। हमको पता है ना 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइक्रोन की वैल्यू 10 की पावर -6 मीटर। उसके बाद आता है नैनो। 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर 10 की पावर -9 मीटर। उसके बाद क्या आता है पीको। 1 पिकोमीटर बराबर कितने मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर। मैं मीटर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मीटर को भी व्यक्त कर सकते हैं, लीटर को भी व्यक्त कर सकते हैं, जो राशि चाहे वो व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा फेम्टो। फेम्टो क्या होता है 10 की पावर -15। उसके बाद हमारा क्या आता है जेप्टो और एप्टो, ठीक है। जेप्टो हमारा क्या होता है 10 की पावर -21, ठीक है, 10 की पावर -21। और जो एप्टो होता है वो होता है हमारा 10 की पावर -24, ठीक है। तो ये सभी जो स्मॉल प्रीफिक्स हैं ये भी आपको क्या रखने हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट वाइज जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे पॉइंट वाइज नोट
करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी, ताकि जो है आपके क्या हो जाए, अगर वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में, वहाँ से भी आपके जो सभी प्रश्न हैं वो कवर हो जाएं। ठीक है, तो आपको हेडिंग डालना है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। और ये सभी जो मैं तथ्य लिखा रहा हूँ ये सभी क्या है, प्रश्न ही है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही हैं, बस मैं आपको पॉइंट वाइज लिखा दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, ताकि अगर किसी ने रेगुलर कोई चीज़ें क्लास ना की हो, ITI प्राइवेट ITI से किया हो, वो भी अगर तैयारी करना चाहता हो एग्ज़ाम के लिए, तो उसको भी क्या मिले, उसको भी पूरा लाभ मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है, वहाँ पे क्विज आपके लिए ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ताकि आपका क्या हो, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो जाए। पहले तथ्य में क्या लिखेंगे, 1 मील बराबर, आपसे पूछता है कि 1 मील बराबर कितना होता है, तो 1 मील बराबर होता है 1760 गज बराबर 5280 फुट। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा ऐसे स्टार लगा के लिखिए, 1 गज बराबर 3 फुट बराबर 36 इंच। ठीक है, तो सबसे पहले मील को हमने गज में कन्वर्ट किया, गज को हमने फुट में कन्वर्ट किया, फिर गज को हमने किस में कन्वर्ट किया, फुट में, फिर इंच में। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, 1 फुट बराबर क्या हो गया, 12 इंच, और 1 इंच बराबर क्या हो गया, 64 भाग। यानी कि 1 इंच को जैसे आपने मिलीमीटर देखा होगा ना, 1 सेंटीमीटर देखा होगा, तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं, 10 भागों में बांटते हैं ना, और 1 भाग हमारा क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है। उसी तरह हम इंच को क्या करते हैं, 64 भागों में, 32 भागों में, 8 भागों में, 16 भागों में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बांट सकते हैं। तो 1 इंच बराबर क्या होता है, 64 भाग भी हो सकता है। इसके बाद हमारा क्या है, 1 इंच बराबर हमारा होता है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, 1 इंच बराबर हमारा होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में वैल्यू दी है तो क्या हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर। और अगर आपको mm में वैल्यू दी है तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुणा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25.4 mm। ठीक है, तो सेंटीमीटर में ये वैल्यू आएगी और mm में हमारी ये वैल्यू आएगी। इसके बाद आपका क्या है, 1 फुट बराबर क्या हो जाएगा, 30.48 सेंटीमीटर। ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि 1 फुट में कितना जो है सेंटीमीटर होता है। अगर आप इसको मीटर में बदले तो कितना आएगा, 0.3048 मीटर। तो मीटर में भी क्या हो जाएगा, मीटर में हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है 1 गज बराबर 0.914 मीटर। ठीक है, तो ये भी पूछता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, मील पूछता है आपसे कि मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बैरल में कितने लीटर होते हैं, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, 1 मील बराबर 1 मील बराबर क्या होता है, 1.6093 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कभी कभी आपसे पूछता है। अगला क्या है, 1 मीटर बराबर 39.37 इंच। ये भी आपसे पूछता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है, 1 पाउंड बराबर, मैंने पहले भी बताया था, 0.453 ग्राम।
इसके बाद क्या होता है, एक बैरल। अब बैरल आपको पता है जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्रूड ऑयल यानी कि जो पेट्रोलियम कच्चा तेल है उसका जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो क्या होता है, बैरल में होता है। तो एक बैरल में पूछता है कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में क्या होता है, 159 लीटर होते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो एक गैलन में होते हैं 3.785 लीटर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो मैं लिखा रहा हूँ ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखनी है। अगला जो है, एक वर्ग मीटर बराबर 10.764 वर्ग फीट। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में यानी कि पुराने एग्जाम्स में क्या किया गया है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किलोवाट घंटा, एक किलोवाट घंटा, ये प्रश्न ही पूछा गया है, बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगला प्रश्न है, एक मीट्रिक टन। अब ये प्रश्न मैंने क्विज में दिया था अभी 2 दिन पहले हमारा क्विज हुआ था फिटर टेक में, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। तो वहाँ पे बहुत से लोग क्या कर पाए थे, इस प्रश्न को नहीं कर पाए थे, लेकिन नॉर्मली मुझे लगा था कि सभी लोग इस प्रश्न को कर लेंगे क्योंकि एक मीट्रिक टन की वैल्यू सभी को पता होगी, लेकिन बहुत से बच्चों ने वो प्रश्न क्या किया था, गलत किया था। तो मैं ये बता दे रहा हूँ, एक मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, एक मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 kg। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, एक माइक्रोन। अब एक माइक्रोन बराबर हमको पता तो है कि 10⁻⁻6 मीटर होता है, लेकिन इसकी वैल्यू किस में पूछता है, mm में पूछता है, सेंटीमीटर में पूछता है कि एक माइक्रोन बराबर। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि एक माइक्रोन बराबर कितने मिलीमीटर और एक माइक्रोन बराबर कितने सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोन को बदलना पड़ेगा, किसमें, मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में। तो मैं आपको बदल के भी दिखा देता हूँ और डायरेक्ट वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए ताकि आपका एग्जाम में क्या हो, समय बचे। ठीक है, तो एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है कि नहीं। अब मीटर को हम लोग मिलीमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से गुणा। तो हम क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं, इतने क्या आ जाएगा, इतने mm में वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसको 1000 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 और 10⁻3 और 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 10⁻⁻3 mm। अब 10⁻⁻3 में बचा, तो अगर हमको ऑप्शन में ऐसे दिया है तो हम इसको सही टिक कर लेंगे। ऐसे नहीं दिया है, कैसे दिया है, 0.001 mm। ठीक है, क्या दिया है, 0.001 mm। तो हम क्या कर लेंगे, mm में अगर ऐसे दिया है तो mm में इसको टिक कर लेंगे। और mm को सेंटीमीटर में हमको बदलना होता है तो क्या करते हैं, 10 से भाग। ठीक है, अब ये लिख गया, समझिए। जब mm को क्या करना होता है, सेंटीमीटर में बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से भाग। अब ये जब 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1। अब दोनों की क्या है, बेस सेम है तो ये दोनों घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। घातांक क्यों, करणी का नियम आपको पता होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में अगर ऐसे दिया है तो आप ऐसे टिक कर लेंगे, या तो क्या दिया रहेगा, 0.0001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक माइक्रोन बराबर क्या हो गया, 0.001 mm हो गया या 0.0001 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से जो कन्वर्जन होता है इस पे भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको कहेगा 1 नैनोमीटर 10⁻1 नैनो। ठीक है, 1 नैनोमीटर को क्या करिए, 1 नैनोमीटर और कितने मिलीमीटर होता है, तो नैनोमीटर मैंने आपको बता दिया ना, एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। अब 10⁻⁹ मीटर को किस में करना है, मिलीमीटर में चेंज करना है, तो क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10⁻3 इसको लिख सकते हैं, तो कितना यहाँ पे बचेगा, 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। अगर ऐसे आपको वैल्यू दी है तो ऐसे कर दीजिए, नहीं तो क्या कर दीजिए, ऐसे वैल्यू दी रहेगी, ऐसे वैल्यू आपको दी रहेगी कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने mm। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इतने mm। या अगर ऐसे वैल्यू दी रहेगी तो आप ऑप्शन में जैसे भी वैल्यू दी रहेगी कर लेंगे, अगर आपको वैल्यू पता है तो। ठीक है, तो ये थी हमारी जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी मेजरमेंट चैप्टर से, वो हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। ठीक है,
तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों, अच्छी लगी हों, लग रहा हो कि हाँ कुछ चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्योंकि देखिए शुरू से बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या होती हैं मैक्सिमम लोगों को पता होती हैं। लेकिन जब इसके बाद जैसे जैसे हम लोग अपने जो फिटर के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हमारा मेन जो टॉपिक है वो कहाँ से शुरू होगा, मार्किंग टूल से। मार्किंग टूल पढ़ेंगे, खराद पढ़ेंगे, ग्राइंडिंग पढ़ेंगे, टैप एंड डाई पढ़ेंगे, सभी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी होती हैं, नॉर्मल हर बच्चे को पता होती हैं, इसलिए इसमें आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। साथ ही कुछ जो अब पढ़ाने का इसका रीज़न ये है कि कुछ जो कमज़ोर छात्र हैं, जो प्राइवेट से मतलब ITI कर लिए हैं, अब अफसोस हो रहा है कि यार कॉलेज गए होते, पढ़े होते, तो उनके लिए भी क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए कि बेसिक से अगर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो सभी चीज़ें बेसिक से पढ़ा दी जाएँ। तो अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको क्या कर दिया जाए, कायदे से गाइड कर दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, सभी को साथ लेके चलना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।